कर लेते हैं. दिस वन इज sarcomere. This one is sarcomere Q and this one is sarcomere R. ठीक है. इसमें बेटा आपको कहाँ से कहाँ तक मिल, इसमें हम बात कर रहे हैं Z लाइन की and these two are the Z lines which are separating adjacent sarcomeres. ठीक है, ये दो Z लाइन है जो क्या कर रही हैं, adjacent sarcomeres को सेपरेट कर रही हैं. अब यहाँ देखिएगा जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, दी thick filament, these are the thin filaments. ठीक है, these are the thin filaments. और सेंटर में हम ड्रॉ कर लेते हैं एक और लाइन. सर ये देख के बताइएगा येलो कलर विजिबल है, नहीं है? बाउंड्री चेंज कर देती यार, हमारा ये वाला मार्कर नहीं था, ये वाला था. ठीक है जी, सेंटर में हमें एक और लाइन मिल रही है विच इज द एम लाइन. लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर आपको यहाँ तक समझाया था, अब इसको देख लीजिएगा बेटा. हम बात कर रहे हैं दो जी लाइन मौजूद होती हैं जो सार्कोमेयर क्यू को पी और आर से सेपरेट कर रही हैं. दो जी लाइन इस सेंटर वाले सार्कोमेयर को एडजेसेंट सार्कोमेयर विच आर पी एंड क्यू, विच आर पी एंड आर, उससे सेपरेट कर रही हैं. उसके बाद सेंटर में आपको एक और लाइन मिल रही है विच इज एम लाइन. ठीक है, ये एम लाइन बेटा कहाँ पर मौजूद है? ये एम लाइन मौजूद होती है इन दी सेंट्रल रीजन. और ये जो सेंट्रल रीजन है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक है, मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ. दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज हाईलाइटेड zone, or you may say this one is the H zone. ठीक है, तो H zone के सेंटर में क्या मौजूद है? M लाइन मौजूद है. ये जो H zone है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेंगे? ओनली मायोसिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट. थोड़ा सा स्लो पेस के साथ आपको पढ़ा रही हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हों, मैकेनिज्म समझ में आए. ठीक है, अब मैंने क्या बताया, एच जोन सिर्फ और सिर्फ किसका बना हुआ होता है? ये बना होता है मायोसिन फिलामेंट का. आप सबको पता है मायोसिन फिलामेंट बेटा ये क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज थिक फिलामेंट. और हम फोकस कर रहे हैं किसको? हम कर रहे हैं किसी एक थिक फिलामेंट को. उसके बाद बेटा यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ थिक फिलामेंट्स. थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इस तरह से आपको इनकी अरेंजमेंट नज़र आएगी. एक थिक फिलामेंट, और इसमें आपको नज़र आता है बायपोलर हेड. ठीक है, इस तरह से करके कुछ इसका हेड फॉर्म हो रहा होता है. बिल्कुल इसी तरह से नीचे भी आपको क्या मिलेंगे? थिक फिलामेंट मिलेंगे which are composed of what? Which are composed of myosin protein. ठीक है जी. अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा हमने ये वाला रीजन तो डिस्कस कर लिया. उसके बाद अगर हम फर्दर फोकस करें तो आपको एक हिस्सा ऐसा मिल रहा है जहाँ पर ओवरलैप हो रहे हैं. क्या ओवरलैप हो रहे हैं? थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट. The region from hair to hair, जहाँ पर थिक और थिन फिलामेंट ओवरलैप होते हैं बेटा, वो रीजन कौन सा कहलाता है? वो रीजन होता है डार्क बैंड का. ये बनाता है डार्क बैंड्स या डार्क स्ट्रिप्स.
ठीक है। और डार्क बैंड के अंदर आपको क्या मिलता है, यहां मिलता है थिन प्लस थिक की ओवरलैपिंग। ठीक है जी। और ये जो डार्क बैंड है, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक on the basis of it is responsible for the polarization of light। ठीक है, ये क्या करता है, लाइट को पोलराइज करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। तो बेटा लास्ट क्लास में जो आपको समझा कर गई थी कि डार्क बैंड क्या होता है, लाइट बैंड क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हाईलाइटेड जोन। हाईलाइटेड जोन के सेंटर में क्या मौजूद है, एम लाइन। एम लाइन किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करी है, यू कैन सी ओवर हेयर, एम लाइन इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट या अटैचमेंट। ठीक है, सपोर्ट या फिर अटैचमेंट टू व्हाट, टू द मायोसिन फिलामेंट। इसी तरह से वी लाइन ये क्या प्रोवाइड करती है, इट इज प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू एक्टिन फिलामेंट्स। थोड़ा सा रिकैप करना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप पीछे से ना कहें कि मिस ये समझ में नहीं आया था। अब उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें इन डिटेल स्टडी कर ली। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर किसका, मायोसिन का। आया ये जो मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो बेटा ये आपको प्रोटीन मिलेगी। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच हुए हुए हैं और यहाँ आपको मिलता है इसका टू साइडेड हेड। ठीक है, दिस वन इज द हेड ऑफ द मायोसिन फिलामेंट। अब मायोसिन फिलामेंट के ऊपर गौर से समझिएगा, इसके ऊपर दो साइड्स मौजूद हैं। एक साइड मैंने ये ड्रॉ करी है, ठीक है, और एक साइड मैंने ड्रॉ करी है दिस वन। दिस साइड विच इज related to hook like a structure, या this site where a hook like a structure is being formed। आपको hook की तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ATP बाइंड करते हैं। so this is the site for the attachment, site for ATP। ठीक है, ऊपर की तरफ आप देखिए जो इसका हेड बना हुआ है, जहां पर आपको एंडिंग टर्मिनेशन नजर आ रही है, या आप कह सकते हैं वहां पर आपको स्वेलन पार्ट नजर आ रहा है। दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट विद एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट बेटा कहां पर अटैच होंगे, इस साइड के ऊपर। ठीक है, एटीपी आकर कहां बाइंड करेगा, ऑन दिस साइड। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा किसमें, मायोसिन फिलामेंट में। ठीक है, दीज हेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज बल्बस हेड्स। ठीक है, या फिर एंडिंग जो हुक करती हैं किसमें, एक्टिन फिलामेंट में। अब हम थोड़ा सा बिग पिक्चर में देखते हैं, व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। अगर आपको याद हो, जहां मैंने ग्राफिकल आपको समझाया था, जहां मैंने आपको बताया था कि एक्टिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट एक्टिन के बने होते हैं मेनली, थिन फिलामेंट एक्टिन के बने होते हैं मेनली, बट दो एडिशनल प्रोटीन भी वहां पर मिलती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन मिलती हैं, एक मिलती है ट्रोपोमायोसिन और दूसरी मिलती है ट्रोपोनिन। तो यहां पर हम समझते हैं एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बेटा ये हेलिक्स लाइक प्रोटीन होती है, और ये हेलिक्स लाइक प्रोटीन आपस में इंटरवाइंड की हुई होती हैं। आपने पढ़ा होगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ एक्टिन में भी आपको क्या मिल रहा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह से बीड लाइक अरेंजमेंट होती है किसकी, एक्टिन फिलामेंट की। और ये जो एक्टिन फिलामेंट है, इसके ऊपर बेटा आपको यहाँ जो मैं रेड से ड्रॉ कर रही हूँ, दीज रेड वन, दीज आर व्हाट,
दीज आर दी ट्रोपोनिन प्रोटीन्स, ठीक है। एक्टिन का फिलामेंट है, जो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है ये किसका है, ये एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है। इसके ऊपर जहां पर दोनों चेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो किसका बना हुआ है, ट्रोपोनिन का। एंड दिस ट्रोपोनिन प्रोटीन साइट, दिस ट्रोपोनिन प्रोटीन साइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम बाइंडिंग, ठीक है। कैल्शियम बाइंड कहाँ पर करता है, ट्रोपोनिन प्रोटीन के ऊपर। इसी तरह से बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है ट्रोपोमायोसिन। मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ ब्लैक स्ट्रक्चर। दीज ब्लैक स्ट्रक्चर आर बेसिकली व्हाट, दीज आर ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और ये जो ट्रोपोमायोसिन होती हैं, दीज आर दी साइट फॉर हुकिंग इन मायोसिन फिलामेंट। अब होता क्या है, जब भी कोई मसल रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर होता है तो ट्रोपोमायोसिन, जब भी कोई मसल रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर है तो ट्रोपोमायोसिन ये क्या करेगा, ये सारी अटैचमेंट साइट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जो अभी आपको ब्लैक नजर आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये सारी साइट ब्लॉक हुई हुई हैं क्योंकि यहाँ पर मसल रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर है। जब भी नर्व इम्पल्स ट्रेवल करेगी, नर्व इम्पल्स ट्रेवल करके आएगी, उसके बाद क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन इन अटैचमेंट साइट को एक्सपोज करेगा। उस मैकेनिज्म को समझते कैसे होता है, सिर्फ मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एक्टिन फिलामेंट उसकी कंडीशन कैसी होती है, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, मायोसिन फिलामेंट वो किस तरह से मिलता है, एक्टिन में कौन सी साइट किस बाइंडिंग के लिए यूज होती है, अगर ट्रोपोनिन है तो कैल्शियम बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर ट्रोपोमायोसिन है तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मायोसिन के हेड के साथ अटैचमेंट के लिए। ठीक है जी। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखिएगा, लेंथ आपको बतानी थी, लेंथ भी यहीं बता देती हूँ क्योंकि डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है। अब यहाँ देखिएगा, ये जो जी लाइन है, जी लाइन के दोनों तरफ, जी लाइन के दोनों तरफ आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है एक थिन फिलामेंट। ये पूरा क्या है, दिस वन इज दी थिन फिलामेंट या फिर एक्टिन फिलामेंट। तो बेटा पूरा एक्टिन फिलामेंट ये है पूरा वन एक्टिन फिलामेंट, इसका हाफ आपको कहाँ पर मिल रहा है, सार्कोमेयर पी में, और हाफ आपको कहाँ पर मिल रहा है, सार्कोमेयर क्यू में। तो हाफ आपको एक्टिन फिलामेंट मिलेगा पी में और हाफ आपको एक्टिन फिलामेंट कहाँ मिलेगा, क्यू में। हमें क्या चाहिए, हमें क्यू सार्कोमेयर की लेंथ चाहिए, ठीक है। तो हाफ यहाँ पर क्या हो गया, हाफ इज द एक्टिन फिलामेंट। उसके बाद देखिएगा, क्या यहाँ पर पूरा थिक फिलामेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पूरा थिक फिलामेंट मौजूद है फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। तो इसमें आता है हाफ ऑफ द थिन फिलामेंट प्लस वन ऑफ द मायोसिन फिलामेंट। और उसके बाद देखिए फिर दोबारा हाफ इसका यहाँ पर है और हाफ इसका यहाँ पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक सार्कोमेयर की टोटल लेंथ, एक सार्कोमेयर की टोटल लेंथ कितनी होती है, हाफ ऑफ दी थिन फिलामेंट, वन ऑफ दी थिक फिलामेंट एंड हाफ ऑफ दी थिन फिलामेंट अगेन। एक सार्कोमेयर के अंदर थिक फिलामेंट पूरा मौजूद होता है और डार्क बैंड, डार्क बैंड को भी गौर से सुन लें, अगर डार्क बैंड की लेंथ मालूम की जाएगी या पूछी जाएगी तो डार्क बैंड में देखिएगा एक डार्क बैंड वाला रीजन फ्रॉम हेयर टू हेयर, पूरा डार्क बैंड कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो डार्क बैंड के अंदर थिक फिलामेंट पूरा आता है और बिल्कुल टर्मिनल एंड्स के ऊपर, बात समझ में आ रही है, गौर से सुनिएगा इसको क्योंकि हम 3 डायमेंशनल व्यू से नहीं पढ़ा रहे आपको, बोर्ड पर समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसको यहीं समझिए, ये पूरा है डार्क बैंड, मैं डी लिख देती हूँ, डी फ्रॉम हेयर टू हेयर। बेटा डार्क बैंड के अंदर थिक फिलामेंट पूरा आता है, मायोसिन फिलामेंट ये पूरा आता है और इसके टर्मिनल एंडिंग के ऊपर, टर्मिनल एंडिंग के ऊपर आपको क्या मिलता है, ओवरलैपिंग ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। तो लेंथ समझा दी मैंने आपको पूरी।
देन हम समझते हैं यहाँ पर किसको आया, किस तरह से कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेट्स सपोज ये है हमारे पास न्यूरॉन, ठीक है। अब न्यूरॉन से आती है नर्व इम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल ये आई नर्व इम्पल्स, इसको गौर से समझिएगा। न्यूरॉन से आई नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स जब आएगी आपने पढ़ा होगा एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। दीज आर दी एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल की अगर हम बिग पिक्चर ले लें तो आपको एक टर्मिनल कुछ इस तरह का मिलता है। बेटा टर्मिनल जो होता है उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, उसके अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे टाइनी वेसिकल्स, ठीक है। अब ये जो वेसिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं इसके अंदर मौजूद है न्यूरोट्रांसमीटर। सब कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ ओवरव्यू कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन जब यहाँ पर रिलीज होता है तो लास्ट वाली क्लास का लेक्चर उसको थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा। यहाँ साथ में बना हुआ है सार्कोलीमा, ठीक है, मसल फाइबर। किसकी बात हो रही है, मसल फाइबर की। तो बेटा मसल फाइबर में सार्कोलीमा ये एक्टिवेट होगा। कैसे एक्टिवेट होगा, पूरे सार्कोलीमा के अक्रॉस, गौर से सुनिएगा, पूरे सार्कोलीमा के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रन करेगा, ट्रैवल करेगा। कैसे करेगा, नर्व इम्पल्स आई, कौन लेकर आया, सोमैटिक न्यूरॉन। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ जो न्यूरॉन इन्वॉल्व है विच इज सोमैटिक न्यूरॉन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं मैसेजेस को लाने के लिए, वो कौन से होते हैं, सोमैटिक न्यूरॉन। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन ये रिलीज हुआ, रिलीज होकर बाहर आया सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, ठीक है। सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है सोडियम आयन। सोडियम आयन आकर अटैच हो जाएंगे किसके साथ, सार्कोलीमा। हर चीज इसलिए मेंशन कर रही हूं आपको सीक्वेंस याद रहे। सार्कोलीमा के ऊपर जब सोडियम आयन आएंगे अटैच होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, किसके लिए, सोडियम के लिए। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सार्कोलीमा ट्रेवल करना शुरू करेगा। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टी टिब्यूज, ठीक है। तो ये जो सार्कोलीमा है, ये सार्कोलीमा क्या होती है, ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट की हुई होती है। एक्चुअली टी टिब्यूज कैसे बनते हैं, सार्कोलीमा की डीप इनसाइड पेनिट्रेशन, गौर से सुनिएगा, सार्कोलीमा की मसल फाइबर के अंदर काफी गहरी पेनिट्रेशन की वजह से बनते हैं टी टिब्यूज। हम टी टिब्यूज को करते हैं इनलार्ज। यहां बताती हूं आपको, ये है हमारे पास मसल फाइबर और ये सार्कोलीमा अंदर की तरफ कर गई पेनिट्रेट, ठीक है। तो इससे क्या बनी, अक्रॉस दी मसल फाइबर टिब्यूल का सिस्टम बना, ठीक है। इस टी टिब्यूल की सराउंडिंग में आपको क्या मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। और यहाँ क्या मिलते हैं, यहाँ होते हैं कैल्शियम आयंस। अब जब नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती हुई आती है कहाँ तक, सार्कोलीमा के उस एंड तक जो कि अंदर पेनिट्रेट कर रहा है और टी टिब्यूल बना रहा है। तो बेटा ये जो टी टिब्यूल्स होती हैं, टी टिब्यूल्स, इनके अंदर भी क्या मौजूद हैं, इनके अंदर मौजूद हैं चैनल फॉर व्हाट, चैनल फॉर कैल्शियम आयन। अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाया होगा या समझाया होगा, टी टिब्यूल आर द स्टोर हाउसेज ऑफ कैल्शियम, ठीक है। टी टिब्यूल्स क्या है, स्टोर हाउसेज ऑफ कैल्शियम है। तो बेटा यहाँ पर ये जो कैल्शियम के चैनल हैं ये ब्लॉक होते हैं। कब तक ब्लॉक रहते हैं, जब तक मैसेज नहीं आता। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो ट्रैवल करता है, ट्रैवल करते हुए कहाँ तक पहुँचता है, टी टिब्यूल्स तक। तो होता क्या है, जो भी सराउंडिंग में कैल्शियम आयंस होते हैं वो आकर अटैच होना शुरू हो जाते हैं, किसके साथ, इन टिब्यूल्स के साथ। और इन टिब्यूल्स की सराउंडिंग में क्या मौजूद है, इन टिब्यूल्स के बिल्कुल एडजेसेंट मौजूद है सार्कोमेयर्स। ऐसा समझ लीजिए हर जी लाइन के अक्रॉस और ऊपर, हर जी लाइन के अक्रॉस
और ऊपर क्या मौजूद है, टी ट्यूब्यूल्स का पूरा सिस्टम। यहाँ भी टी ट्यूब्यूल होगी, यहाँ भी टी ट्यूब्यूल होगी, उससे आगे जो जी लाइन होगी उसके ऊपर भी टी ट्यूब्यूल होगी। जब कैल्शियम आकर अटैच हुए, इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम के फॉर्म में एनर्जी मिली, जो कि क्या चाहिए, प्रीकर्सर के तौर पर चाहिए मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। अल्टीमेटली क्या होगा, कैल्शियम आयन के अटैच होने की वजह से जी लाइन अपनी जगह छोड़ेंगी और ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगी। कैल्शियम आयन आकर अटैच हुए, एटीपी अभी नहीं बता रही, वो बाद में बताऊंगी। इन्होंने अपनी जगह छोड़ी और थिन फिलामेंट ने स्लाइड करना शुरू करा। ठीक है, दिखाएगा चैट। ठीक, इन थिन फिलामेंट ने स्लाइड करना शुरू करा। अब मेरे हैंड के ऊपर फोकस कीजिएगा, ये जो दोनों थंब हैं, ठीक है, ये जो दोनों थंब हैं, आप समझिए ये एक जी लाइन है, ये दूसरी जी लाइन है, इस तरह से मौजूद है कंडीशन। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं, थिक फिलामेंट कभी स्लाइड नहीं करते, थिक फिलामेंट अपनी जगह पर रहते हैं, मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह पर रहेंगे, जो थिन फिलामेंट है ये स्लाइड करेंगे। जब ये स्लाइड करेंगे आप देखिएगा ये दोनों थंब मूव कर रहे हैं, ठीक है, अभी यहाँ थे, उसके बाद ये क्लोजर हो जाएंगे। 35% जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। फुली कॉन्ट्रैक्टेड मसल जब भी होगा तो अपनी टोटल लेंथ से कितना शॉर्ट हो जाएगा, 35%। अब सिर्फ और सिर्फ कौन स्लाइड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग हो रही है थिन फिलामेंट की। थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग की वजह से जी लाइन क्लोजर हो जाती है। जब जी लाइन क्लोजर हो जाती है तो बेटा ये जो लाइट बैंड है ये शॉर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है, अभी लाइट बैंड बड़ा है, जब ये थिन फिलामेंट इधर करीब आएंगे तो ये तो अपनी जगह पर रहेगा थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट करीब आए तो क्या हुआ, ये वाला बैंड शॉर्ट हो गया, जो लाइट बैंड है ये शॉर्ट होगा, जी लाइन करीब आएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। एक छोटे यूनिट के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन पड़ रहे हैं, पूरे अक्रॉस दी मसल फाइबर यही कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको क्या मिलेगा, पूरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी, कैल्शियम आयन के नर्व इम्पल्स ट्रेवल कर कर आई, आने के बाद सार्कोलीमा के अक्रॉस ट्रेवल करती चली गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, टी ट्यूब्यूल्स उसमें जो कैल्शियम चैनल्स मौजूद थे वो ओपन हो गए और सराउंडिंग में जितना भी कैल्शियम आयन था वो सारा का सारा मूव करना शुरू हो गया, कहाँ पर, ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स मिला, स्टिमुलस मिला जी लाइन को, थिन फिलामेंट्स को एक दूसरे के करीब आने का। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं इनको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो बता रही हूँ आपको। और बहुत सिंप्लीफाइड व्यू में बता रही हूँ, बहुत सारी चीजें जो आप इंशाल्लाह फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, गाइटन की बुक जब पढ़ेंगे आप वहां डिटेल पढ़ेंगे। मैंने बहुत सिंप्लीफाई बताया आपको, बहुत सारी मेन चीजें स्किप करी हैं जो आपके लेवल पर नहीं है। अच्छा, एक और चीज देख लीजिएगा, यहाँ पर मसल को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है ग्लाइकोजन रिजर्व की फॉर्म में। ठीक है, ग्लाइकोजन रिजर्व की फॉर्म में। आप जो भी फूड खाते हैं वो स्टोर होगी मसल के अंदर, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। बेटा ग्लाइकोजन है इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ एनर्जी, ये लाइन आपने याद रखनी है, इंटरमीडिएट कंपाउंड विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज व्हाट, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक और इंटरमीडिएट कंपाउंड उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होता है विच इज सीपी, केराटिन फॉस्फेट। ठीक है, ग्लाइकोजन ट्रांसफॉर्म होगा सीपी के अंदर और सीपी ट्रांसफॉर्म होगा एटीपी के अंदर, उसके बाद एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी और ये चला जाएगा एडीपी में। ठीक है, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एक्चुअल एनर्जी है उसका सीक्वेंस क्या है, फूड, उसके बाद ग्लाइकोजन रिजर्व, ग्लाइकोजन रिजर्व का कन्वर्ट होना जरूरी है किसके अंदर, केराटिन फॉस्फेट के अंदर, देन वो प्रोवाइड करेगा एटीपी और एटीपी फाइनली क्या होगा, हाइड्रोलाइज। और जब एटीपी हाइड्रोलाइज होता है एडीपी के अंदर तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्रॉस ब्रिजेस
उनकी साइकिल स्टार्ट होती है। क्रॉस ब्रिजेस का मतलब क्या है, जब थिक और थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो होता क्या है, थिक और थिन फिलामेंट जब स्लाइड करेंगे तो कैसे स्लाइड करेंगे, जो थिक फिलामेंट हैं, जो थिक फिलामेंट हैं ये अटैच होते जाएंगे किसके साथ, थिन फिलामेंट के साथ। यहां समझते हैं इसको, ये है थिक फिलामेंट, इसके ऊपर आपको ऐसे मिल रहा है डबल हेडेड स्ट्रक्चर जो मायोसिन हेड भी कहलाते हैं। ठीक है, ये हुक होते हैं किसके अंदर, हुक होते हैं थिन फिलामेंट्स के अंदर। जैसे ही यहाँ पर कैल्शियम आयन अटैच होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो साइड्स हैं एक्सपोज हो जाएंगी। ब्लैक जिनको करा हुआ था, जिनको मैंने ब्लॉक करा हुआ था, अब ये एक्सपोज हो गई। जब ये एक्सपोज हो जाएंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये सारे हेड जाकर उनके अंदर लिंक होते चले जाएंगे। इसकी वजह से ये क्या करेंगे, थिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर एंड बेसिकली दिस इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सिर्फ चंद चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या याद होनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्या है, हेड किस तरह के होते हैं, कौन सी साइड किस चीज की बाइंडिंग के लिए है, उसके बाद डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एक्चुअली कौन सी प्रोटीन का है, एक्टिन प्रोटीन का है। ट्रोपोनिन प्रोटीन क्या करती है, ये कैल्शियम के लिए साइट प्रोवाइड करती है। ट्रोपोमायोसिन क्या करती है, हुक अटैचमेंट के लिए साइट को एक्सपोज करती है या फिर ब्लॉक करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, न्यूरॉन्स और नर्व इम्पल्स का आना। एक और चीज आप पढ़ते हैं, मोटर यूनिट। व्हाट इज मोटर यूनिट, मोटर यूनिट को समझ लीजिएगा, यहां पर क्या मौजूद है, ये है एक्सॉन टर्मिनल। तो बेटा एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल के साथ मौजूद होता है यहाँ पर मसल फाइबर। एक्चुअली जो मसल सेल है उसको हम क्या कह रहे हैं, मसल फाइबर। लेट्स सपोज यहाँ देखिएगा, इस पॉइंट को इनलार्ज कर देती हूँ मैं, ये हमारे पास क्या है, मसल फाइबर। तो मसल फाइबर और एक्सॉन टर्मिनल जहां पर आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट या फिर मोटर यूनिट। सो दिस इज द रीजन ऑफ मोटर यूनिट। और मैं यहां सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, व्हाट इज मोटर यूनिट, इट इज इक्वल टू नर्व फाइबर प्लस इट इज इक्वल टू मसल फाइबर। और मोटर यूनिट में जो नर्व फाइबर होता है वो कौन सा होता है, मैंने आपको बता दी यहाँ पर, सोमैटिक न्यूरॉन। अब यहां तक कोई चीज क्लियर नहीं हो तो पूछेगा उसको। ठीक है, लास्ट क्लास में जो स्ट्रक्चर जहां पर हमने एंड करा था, जो चीज क्लियर नहीं हुई थी उसको दोबारा से रिकैप दिया है आपको। सिर्फ क्या बताया है, लेंथ क्या होती है, फिर रिपीट कर रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, रिकैप कर रही हूँ उसका। सिर्फ इन चीज़ों को याद रखिएगा। इन डिटेल मैकेनिज्म बताया है, बहुत डिटेल में मूवमेंट नहीं बताई, इंशाल्लाह वो आप मेडिकल में पढ़ेंगे। बेटा क्या होता है, हाफ ऑफ दी लाइट बैंड प्लस वन ऑफ दी डार्क बैंड प्लस हाफ ऑफ दी लाइट बैंड। लाइट बैंड को आपको बताकर गई थी क्या कहलाता है, आइसोट्रॉपिक बैंड कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि आया ये लाइट को पोलराइज कर सकते हैं या पोलराइज नहीं कर सकते। हमने दो नाम दिए हैं, कौन कौन से, आइसोट्रॉपिक या एन आइसोट्रॉपिक। तो हाफ ऑफ द आइसोट्रॉपिक बैंड, one of the anisotropic band and half of the isotropic band. It is the total length of any one sarcomere. ठीक है, दो लाइंस आपने पढ़ी थी, वो लास्ट क्लास में भी समझाया था। उसके बाद एक्चुअल जो मूवमेंट होती है वो किसकी होती है, थिन फिलामेंट की होती है। दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है, डार्क बैंड। डार्क बैंड के ऊपर मायोसिन फिलामेंट ये टोटल मौजूद होते हैं। कंप्लीट लेंथ मौजूद होगी किसके ऊपर, डार्क बैंड के ऊपर। डार्क बैंड के पेरिफ्री के ऊपर, टर्मिनल पार्ट के ऊपर आपको क्या मिलता है, पार्ट ऑफ द थिन फिलामेंट, पार्ट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। फिर उसके बाद आपने क्या याद रखना है, कौन सा न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है, सोमैटिक न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है। इसके बाद जो मोटर प्लेट है, मोटर प्लेट क्या होता है, मोटर यूनिट क्या होता है, मोटर यूनिट उसके अंदर नर्व फाइबर प्लस मसल फाइबर, ये दोनों चीजें जब कलेक्टिवली काम करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मोटर यूनिट।
और इसका आप स्क्रीनशॉट लें तो फिर मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ जिनको ये समझ में नहीं आया कैल्शियम आयन कैसे रिलीज होते हैं। ठीक है, मैंने बिग पिक्चर नहीं बताई है, रफली थोड़ा सा छोटा सा बता दिए यहाँ पर। आप पहले लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। और याद रखना है आपने, जो एक्टिन प्रोटीन है ये कैसी है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। एक्टिन प्रोटीन इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और चैनल याद रखिएगा, इंटरमीडिएट एनर्जी कंपाउंड फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इंटरमीडिएट एनर्जी कंपाउंड बेटा कौन से होते हैं? ग्लाइकोजन होता है और सीपी, क्रिएटिन फॉस्फेट। ग्लाइकोजन ट्रांसफॉर्म होगा सीपी के अंदर और सीपी अल्टीमेटली बनाएगा एटीपी। सर आप भी यहाँ से इसका वो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। जी बेटा, मैं आपको बाकी दोनों लेंस भी बता देती हूँ। नहीं वाइंड नहीं हुआ, इसके बाद बताना है। वो बच्चों को स्क्रीनशॉट बाजू का क्लियर नहीं होता, क्या करूँ, बोलूँ खुद से ले लें? ठीक है। अच्छा बेटा, आप जो है ऐसे खुद से कैप्चर कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल हम इसको कैप्चर नहीं कर पा रहे, तो आप खुद से कैप्चर कर लीजिए, उसको जूम इन कर लीजिएगा। कैप्चर कर लीजिए, जूम इन कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे, अगर नहीं मिला आपको तो किसी और क्लास में जब मैं ये लेक्चर पढ़ाऊंगी ना, उसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आपकी क्लास में शेयर करवा देंगे। बाकी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और मैंने हाफ लिखा है, 1/4 नहीं लिखा, हाफ लिखा है, 1/2 लिखा है, और इतना क्लियर करके बताया, इसलिए स्लो पेज भी रखा हुआ है। डार्क बैंड में हम नहीं देखते, डार्क बैंड में हम एक्टिन फिलामेंट की लेंथ को नहीं देखते बेटा। ये आपके मॉडरेटर शेयर करते हैं, मिस शेयर नहीं करती, मॉडरेटर्स ही शेयर करते हैं। बाकी कभी भी ऐसा हो कि अगर आपकी क्लास में कोई टॉपिक जो है वो मिस हो गया हो आपका, या स्क्रीनशॉट नहीं ले सके हो, तो बता दिया करें। बाकी दूसरी क्लासेस में जब पढ़ाया जाएगा तो आपको वहाँ उस क्लास का एसेस कैप्चर कर दिया जाएगा, या उस क्लास का आप टाइम पूछ लिया करें कि वहाँ पर किस दिन ये वाला टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपके बाद पढ़ाऊंगी तो आप वहाँ का बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, होप्स आपने ले लिया होगा। आगे फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं। क्या दो चीज़ें पूछी आपने, वो मैं बिल्कुल बता देती हूँ आपको कि कैल्शियम किस तरह से रिलीज होता है। कर दो रेस सर। ठीक है, कैल्शियम का सुन लीजिए। और वो जो लाइट और डार्क बैंड की लेंथ है वो मैंने नहीं बताई। ठीक है, लाइट और डार्क बैंड की लेंथ इसलिए नहीं बताई है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे। फिर दोबारा देख लीजिएगा, ये लेट्स सपोज हमारे पास है क्या, ये है हमारे पास एक फिब्रिल। ठीक है, एक फिब्रिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आ गया आपके पास फिब्रिल। बेटा इस फिब्रिल में अक्रॉस दी फिब्रिल आपको क्या मिलेगा, आपको टी ट्यूब्यूल का सिस्टम मिलेगा। यहाँ देख लीजिएगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी इसके बाद क्योंकि आपकी बुक में ये इन डिटेल नहीं है, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको ये पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है। अब ये जो टी ट्यूब्यूल्स बनी है ये कैसे बनी है, ये जो सार्कोलीमा था यही अंदर पेनिट्रेट कर गया। अगर हम इसको एनलार्ज करके देखें, एक है ये टी ट्यूब्यूल,
ठीक है, ये क्या है, टी ट्यूब्यूल। इसकी सराउंडिंग में बेटा आपको क्या मिलता है, इसकी सराउंडिंग में आपको मिलता है नंबर ऑफ सिस्टर्नी, ये है टर्मिनल सिस्टर्नी, इनलार्ज कर रही हूं, ठीक है इसको, ये है टी ट्यूब्यूल। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये क्या है, दिस वन इज द टर्मिनल सिस्टर्नी, चैप्टर 4 में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब ये जो टर्मिनल सिस्टर्नी है, इनके अंदर आपको मिलेंगे कैल्शियम आयंस, ठीक है, ये सारे क्या मौजूद हैं, कैल्शियम आयंस। जबकि इनके चैनल्स कहाँ पर मौजूद हैं, इनके चैनल्स मौजूद हैं टी ट्यूब्यूल्स में, चैनल्स कहाँ पर मौजूद हैं, टी ट्यूब्यूल्स में। लेकिन अभी देखिए चैनल कैसे हैं, चैनल है ब्लॉक। जब भी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो इन कैल्शियम आयन का ट्रेवल करना जरूरी है, किसके अंदर, टी ट्यूब्यूल के इनसाइड, क्योंकि टी ट्यूब्यूल के बिल्कुल नीचे, गौर से सुनिएगा, टी ट्यूब्यूल के बिल्कुल नीचे जी लाइन इज प्रेजेंट, आएगा स्टिमुलस आएगा कि जी लाइन को इस डायरेक्शन में, यहां से इस डायरेक्शन में, यहां से इस डायरेक्शन में क्या करना है, मूव करना है। और जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, क्लोजर होंगे, सो दैट वुड बी द रीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और ये जो मसल फाइबर है, ये अपनी टोटल लेंथ से कितने परसेंट शॉर्ट हो जाएगा, 35% शॉर्ट हो जाएगा। ये जो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं, ये 1 सेकेंड के भी पार्ट्स के अंदर बन रहे होते हैं। क्रॉस ब्रिजेस, इनका अटैच होना और इनका रिमूव होना, रिलीज होना, ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है। एक और चीज याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा रिगर मॉर्टिस, और नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए इसको। जब भी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। आपने 2 चीजें पढ़ी, 2 चीजें चाहिए, कौन कौन सी चीजें चाहिए, एक चाहिए एटीपी और दूसरा चाहिए कैल्शियम आयन। जब किसी भी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो उस टाइम होता क्या है, बॉडी स्टिफ हो जाती है। बॉडी स्टिफ क्यों होती है, मसल्स स्टिफ क्यों होते हैं, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, मसल्स की एनर्जी मिलना खत्म हो जाती है, एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं होते। जब एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं होंगे तो वो जो क्रॉस ब्रिजेस का कनेक्शन बना है वो क्या होगा, वो डिटैच नहीं होगा। हेड जो जाकर हुक हुए हैं थिन फिलामेंट्स के अंदर, वो डिटैच नहीं हो पाते। जब डिटैच नहीं हो पाते तो मसल्स रह जाता है स्टिफ, जब किसी भी इंडिविजुअल की डेथ होती है। और इस स्टिफ कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिगर मॉर्टिस, ठीक है, ये क्या कहलाता है, रिगर मॉर्टिस, जिसमें क्या होता है, मसल्स बिकम स्टिफ, मसल्स बिकम स्टिफ ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी। तो ये हो गई 2 से 3 चीजें जो इम्पॉर्टेंट हैं इस टॉपिक के लिहाज से। बाकी इस पूरे टॉपिक के अंदर लेबलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम आती है, पिक्टोरियल एमसीक्यू आता है, और कुछ चंद एक चीजें हैं जो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। बाकी लेंथ भी बता रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल फातिमा मैं बता रही हूँ इसको। जी यहाँ देखिएगा, ये है मायोसिन फिलामेंट, ये है हेड, ठीक है, आप इसको हुक भी कह सकते हैं, मायोसिन फिलामेंट, उसके बल्बस हेड, ये आकर हुक होते हैं किसके अंदर, ये बना हुआ है डिप्रेशन, एक्टिन फिलामेंट। उल्टा कर लीजिए, मैंने इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करी हुई, ये चीज, ठीक है, ये आके यूं आकर हुक हो जाएगा, ठीक है, और इसको कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो हेड या हुक आपको कहाँ मिल रहा है, मायोसिन फिलामेंट में, इस फॉर्म में, और आकर कहाँ इसने हुक होना है, इस डिप्रेशन के अंदर। ये डिप्रेशन किसकी वजह से एक्सपोज हुआ, ट्रोपोमायोसिन, गौर से सुने, रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन ऐसे होती है। ऐसे का मतलब क्या है, यहाँ पर डिप्रेशन क्लोज हुआ हुआ है, डिप्रेशन क्लोज हुआ हुआ है। जैसे ही एनर्जी आएगी, जैसे ही एटीपी आएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो साइट्स ऑफ अटैचमेंट है ये एक्सपोज हो जाएंगी, ठीक है। पहले साइट ऑफ अटैचमेंट कैसी है, आपकी तरफ करके बताती हूँ, साइट ऑफ अटैचमेंट कैसी है, ये है ब्लॉक, किसके ऊपर, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर साइट ऑफ अटैचमेंट ब्लॉक है। ये जो साइट ऑफ अटैचमेंट है किससे बन रहा है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा, एनर्जी आएगी, अल्टीमेटली ये एक्सपोज हो जाएंगी, साइट ऑफ अटैचमेंट एक्सपोज हो गई, तो क्या हुआ, डिप्रेशन बन गया। इस डिप्रेशन के अंदर आकर कौन हुक हो जाएगा, मायोसिन, ठीक है। होप्स ऑफ क्लियर हुआ होगा। तो
तो ये जो एक्सपोजिंग साइट है थिन फिलामेंट के ऊपर, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, ये किससे बन रही है? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन नाम ही बता रहा है, ट्रोपोनिन मायोसिन किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी? मायोसिन के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट किसके ऊपर मौजूद है? वो मौजूद है ट्रोपोनिन के ऊपर। किसके ऊपर मौजूद है? ट्रोपोनिन के ऊपर। और भी हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन आपको नहीं पढ़ा रही, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम टाइटिन भी पढ़ते हैं इन डिटेल जब स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर। फिर आपने लेंथ का कहा किसी ने, तो लेंथ भी समझ लीजिए। हाँ, पहले कहा था लेकिन वो ले ही नहीं सके, कैप्चर ही नहीं कर सके। अच्छा, उसके बाद देखिएगा लेंथ आपको बता रही थी डार्क बैंड, और आसान करके बताती हूँ थोड़ा सा। डार्क बैंड है तो जाहिर सी बात है ब्लैक से बनेगा, ठीक है। ये आ गया डार्क बैंड, ये आ गया डार्क बैंड, ठीक है। जो 1/4 पूछ रहे हैं ना बेटा, 1/4 इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम यहाँ पर एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ले रहे, ठीक है। ये आ गया डार्क बैंड। अब डार्क बैंड ये रहा, और दिस वन इज द लाइट बैंड। ये पूरा पेरीफ्री की तरफ है लाइट बैंड। तो एक रीजन वो है जहां पर दोनों चीजें ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है, दोनों चीजें ओवरलैप कर रही हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी मिलेगा आपको। लेंथ मैंने आपको क्या बताई? लेंथ अगर आप देखें जी लाइन से आधे यहाँ अटैच है, आधे वहां अटैच है, हाफ हो गया ना, हाफ ऑफ आइसोट्रॉपिक। ये भी याद रखिएगा, आइसोट्रॉपिक कहते हैं, हाफ ऑफ आइसोट्रॉपिक, वन ऑफ एन आइसोट्रॉपिक एंड हाफ ऑफ आइसोट्रॉपिक, ठीक है। चाहे इस लिहाज से याद कर लें, चाहे लाइट बैंड के लिहाज से याद कर लें। लाइट बैंड का क्या आएगा? हाफ ऑफ लाइट बैंड, वन ऑफ डार्क बैंड, हाफ ऑफ लाइट बैंड। ये कंडीशन याद रखनी है, चाहे एल हो या आई हो इक्वल है, ए हो या डी हो इक्वल है। सिर्फ इसको रट लें, बाकी कुछ रटने की जरूरत नहीं है। और वो जो ऊपर लिखा हुआ है ग्लाइकोजन रिजर्व, उसको रट लीजिएगा, ठीक है। दैट इज इट। फिलहाल लेक्चर को यहीं तक रखते हैं।